नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिशों पर भड़के सीएम गहलोत, कहा इस तमाशे को बंद करवाए पीएम मोदी। गजेंद्र सिंह शेखावत का मांगा इस्तीफा, बोले षड्यंत्र में धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल भी। बोले पीएम मोदी, नई शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर होगा देश। नौकरी करने वाला बनाने के बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर है जोर। सुशांत सिंह सुसाइड केस में बिहार के डीजीपी का बयान, पिता को बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं तो तभी सीबीआई जांच की करे मांग। अब सहयोग कर रही है मुंबई पुलिस। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार। 18 दिनों में 13 डॉक्टरों ने तोड़ा दम। पटना के डीएम भी हुए कोरोना पॉजिटिव। और अमर सिंह के निधन पर राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। 64 साल की उम्र में सिंगापुर में हुआ निधन। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से ही चल रहा था इलाज। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में विधायकों के शिफ्ट कराने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में सरकारें गिरा दी गई, ऐसे में हालात बड़े गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि आजकल घर घर में भी चर्चा हो रही है कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार को भाजपा कौन होती है गिराने वाली। आज बीजेपी के मुंह खून लग गया है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल का नाम लेकर कहा कि ऐसे कई लोग इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो इस तमाशे को बंद करवाएं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर हाईकमान बागी विधायकों को माफ कर देती है तो वे उन्हें गले लगाएंगे। गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे आजकल पूरी तरह से गायब है, इसलिए भाजपा में जो नए नए नेता बने हैं वो आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते अलग अलग बयान दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वे बार बार ट्वीट करके अपनी झेप मिटा रहे हैं। उनको तो खुद को आगे आकर इस्तीफा देना चाहिए। चुनी सरकार को बर्बाद कर दो, वो टॉपल कर दो, फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा। लड़ाई हमारी लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यक्तिगत किसी खिलाफ नहीं। मोदी जी को चाहिए प्राइम मिनिस्टर है वो। 2 बार उनको मौका दिया जनता ने, थाली बजवाई, ताली बजवाई, बैंड बजवाए, मोमबत्ती लगवाई, लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है। उस प्रधानमंत्री को चाहिए जो कुछ तमाशा हो रहा है राजस्थान के अंदर उसको बंद करवाए। हॉर्स ट्रेडिंग रेट बढ़ गई है, जैसे डिक्लेयर हुआ चुनाव किया विधानसभा का सत्र और रेट बढ़ा दिया उन्होंने। अब बताइए क्या तमाशा हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है। बीजेपी का खेल बहुत बड़ा है हॉर्स ट्रेडिंग का, क्योंकि खून उनके मुंह लग चुका है कर्नाटका के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, इसलिए वो प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लग चुका है। धर्मेंद्र प्रधान की तरह जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी की तरह कई मंत्री लगे हुए हैं, पीयूष गोयल लगे हुए हैं, कई नाम छुपे रुस्तम की तरह भी वहां पर है, हमें मालूम है। हम किसी की परवाह नहीं कर रहे, हम तो लोकतंत्र की परवाह कर रहे हैं। ऐसे मौके पर हम आए हैं जब ईद भी है और राखी भी आ रही है, जो बहुत बड़े त्योहार होते हैं। आप मजबूरी देखिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। देश के अंदर हालात बहुत गंभीर हैं, पूरे मुल्क में लोकतंत्र खतरे के अंदर है। सभी तरह के जो फैसले सरकार कर रही है, भारत सरकार, आप देख लो क्या स्थिति बन गई देश के अंदर। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि बहुमत का दावा करने वाले अशोक गहलोत के पास संख्या पूरी होती या भरोसा होता तो विधायकों को जैसलमेर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस की आपसी कलह के कारण विग्रह हो रहा है और आरोप भाजपा पर लगाया जा रहा है। मुझे लगता है उनको वसुंधरा जी की फिक्र छोड़ देनी चाहिए और हमारी पार्टी को तोहमत लगाने की, पार्टी की फिक्र करने की, वो खुद की फिक्र कर लेते। वो यदि सचिन पायलट की फिक्र कर लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती।
वे राजस्थान में जारी सियासी हलचल के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रघु शर्मा ने दावा किया कि गहलोत सरकार के पास बहुमत है, लिहाजा फ्लोर टेस्ट में गहलोत सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से अच्छी तरह से निपटने का दावा भी किया। चाहे जन्मदिन का अवसर हो, चाहे त्योहार का अवसर हो, चाहे अन्य अवसर हो, मंत्रिमंडल के लोगों से बात करते रहते हैं, खुद विधायकों से बात करते रहते हैं। ये पहली बार देखा है मैंने भी लंबे सार्वजनिक जीवन में कि महामहिम का इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिलता है, और वही हमारी बातचीत हुई। राजस्थान में बिल्कुल ठीक चल रहा है, और जो 14 तारीख महामहिम ने दी है, हम अपना बहुमत साबित कर देंगे। उस दिन मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पार्टी के विधायकों को एक साथ रखना, अपने परिवार को साथ रखना, ये भी कोई गुनाह नहीं है। चाहे जन्मदिन का अवसर हो, चाहे त्योहार का अवसर हो, चाहे अन्य अवसर हो, मंत्रिमंडल के लोगों से बात करते रहते हैं, खुद विधायकों से बात करते रहते हैं। ये पहली बार देखा है मैंने भी लंबे सार्वजनिक जीवन में कि महामहिम का इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिलता है, और वही हमारी बातचीत हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और तेजी से बदली दुनिया में भारत को भी तेजी से बदलना होगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें पहले की कमियों को दूर किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति नौकरी खोजने वालों के बजाय नौकरी देने वालों को बनाने पर जोर देती है। देश में इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज के लिए जरूरी इकोसिस्टम तेजी से तैयार किया जा रहा है। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। ये एजुकेशन पॉलिसी जॉब सीकर्स के बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाने पर बल देती है। यानी एक प्रकार से ये हमारे माइंडसेट में, हमारी अप्रोच में ही रिफॉर्म लाने का प्रयास है। इस पॉलिसी के फोकस में एक ऐसे आत्मनिर्भर युवा का निर्माण करना है जो ये तय कर पाए कि उसको जॉब करनी है, सर्विस करनी है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और एक पूर्ण राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के केंद्र सरकार के फैसले को 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की रिहाई अभी तक नहीं हो पाई है। महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत बंद किया गया है। महबूबा मुफ्ती राज्य की इकलौती राजनेता है जिन्हें अभी भी पीएसए के तहत हिरासत में रखा गया है। बीते शुक्रवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पीएसए के तहत महबूबा मुफ्ती की हिरासत को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया। महबूबा मुफ्ती की हिरासत की अवधि 5 अगस्त को खत्म हो रही थी। वहीं पीएसए के तहत तीसरी बार महबूबा मुफ्ती की हिरासत बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन से बहुत सारे अधिकारी भी महबूबा मुफ्ती को पीएसए के तहत हिरासत में रखे जाने को लेकर हैरान हैं। आपको यहां बता दें कि 61 साल की महबूबा मुफ्ती बीती 5 अगस्त से पुलिस की हिरासत में है। पहले उन्हें 6 महीने घर में नजरबंद रखा गया था। इसके बाद बीती फरवरी में पीएसए लगाया गया था। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए
लिखा है कि महबूबा मुफ्ती की तीसरी बार पीएसए के तहत हिरासत बढ़ाई जाने को सरकार की तरफ से ईद का तोहफा बताया है। इल्तिजा मुफ्ती कश्मीर से जुड़े मुद्दों को लेकर खासी मुखर हैं। मां महबूबा मुफ्ती की ट्विटर अकाउंट के जरिए वो केंद्र सरकार पर निशाना साधती रहती हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 2 अन्य मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला पर भी पीएसए लगाया गया था, लेकिन पीएसए की अवधि पूरी होने से पहले उनको रिहा कर दिया गया। उधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत 3 महीने और बढ़ा दी गई। देश के पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई की मांग की है। कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने कई ट्वीट किए हैं। चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पीएसए के तहत महबूबा मुफ्ती की हिरासत बढ़ाए जाना कानून का दुरुपयोग है। ये हर नागरिक को संवैधानिक अधिकारों को मिलने वाली गारंटी पर हमला है। आगे उन्होंने पूछा है कि 24 घंटे सुरक्षा घेरे में रखी जा रही 61 साल की पूर्व मुख्यमंत्री सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा कैसे है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि महबूबा मुफ्ती ने जिन शर्तों के साथ रिहाई के प्रस्ताव को सही खारिज किया, उन्हें कोई भी स्वाभिमानी राजनीतिक नेता मना कर देता। उनकी नजरबंदी के लिए दिए गए कारणों में से एक उनकी पार्टी के झंडे का रंग है। इस पर हंसी ही आ सकती है। आगे चिदम्बरम ने ट्वीट कर यह भी कहा कि मैं अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले एक मामले में पेश हुए वकीलों में से एक हूं। अगर मैं आर्टिकल 370 के खिलाफ बोलूं, जैसा कि मुझे करना चाहिए, क्या यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि हमें सामूहिक तौर पर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और महबूबा मुफ्ती को फौरन रिहा करने की मांग करनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हम सीबीआई जांच की मांग नहीं करते हैं क्योंकि बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता चाहते हैं तो वो सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। हम सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिहार पुलिस इस आत्महत्या मामले की जांच में सक्षम है। वहीं बिहार के डीजीपी ने कहा कि हमारी टीम मुंबई में है और हमारे वरिष्ठ एसपी वहां अपने समकक्ष के साथ लगातार संपर्क में हैं। शुक्रवार को हमारी टीम डीसीपी क्राइम से मिली और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सहयोग करेंगे। वे भी सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, फिर वे हमें सभी दस्तावेज मुहैया कराएंगे। हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? हमें सीबीआई से क्या लेना देना? जो सुशांत हैं उनके पिताजी को अगर बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं हो तो वो मांग करें कि हमें बिहार पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमको सीबीआई जांच चाहिए। उनके इच्छा के अनुसार डिसीजन होगा। हम तो ये मानते ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते। हम तो ये मानते हैं कि मौका मिलेगा तो हम करेंगे और करके दिखाएंगे। उधर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस मुंबई पहुंची हुई है। बिहार पुलिस ने कहा कि मुंबई पुलिस से जांच में सहयोग मिल रहा है। पहले खबर आई थी कि मुंबई पुलिस सुशांत मामले से जुड़े दस्तावेज बिहार पुलिस के साथ साझा नहीं कर रही है। बिहार पुलिस का यह भी कहना है कि सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती हमारी निगरानी में है। वहीं ईडी ने भी शिकंजा कसा हुआ है। ईडी रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के बैंक खातों की जांच करेगी। मुंबई में बिहार पुलिस सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा के कलाकारों से भी पूछताछ करेगी। रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। वहीं बीती 14 जून को मुंबई के जिस फ्लैट में सुशांत का शव मिला था, शुक्रवार को पटना पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच की। आपको यहां बता दें कि इस मामले में मुंबई पुलिस पहले से जांच कर रही है। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। सुशांत सिंह के पिता ने रिया और उसके परिवार के सदस्यों समेत 6 लोगों के खिलाफ 25 जुलाई को केस दर्ज कराया था, जिसके बाद बिहार पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, रिया चक्रवर्ती को कब इंटरोगेटिव करेंगे सर? अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, हम करेंगे। जानकारी मिलकर आई है सर? समन किया है सर, आप घर गए थे? चलो सर, आप घर गए थे? निगरानी में है हमारे। इन्वेस्टिगेशन प्लीज। मुंबई पुलिस इज कोऑपरेटिंग, दे आर हेल्पिंग। इट इज सॉरी। Have you managed to, sir? Have you managed to commander for state? Everybody, we have met everybody. सर, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है मुंबई पुलिस से सर? It's under process. We are going to get it.
उधर आरजेडी सांसद मनोज झा और अभिनेता शेखर सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। निष्पक्ष अनुसंधान हो, जल्द हो और पूरे इस सुशांत जी के इर्द गिर्द ये पिपली लाइव टाइप चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मृतात्मा को भी श्रद्धांजलि ढंग से नहीं हो पाती है और पता नहीं हम किस प्रकार के समाज में तब्दील होते जा रहे हैं। उसकी जो मृत्यु हुई है, जिन भी हालात में हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, कोई कह रहा है आत्महत्या है, कोई कह रहा है खून है, कोई कह रहा है कुछ और है, तो ये कोई होड़ नहीं लगनी चाहिए कि मुझे करना, कोई प्रतियोगिता नहीं है ये। मेरे ख्याल से कोई सवाल मुंबई पुलिस पे नहीं उठा रहा है, पर यह है कि 45 दिन हो गए। मेरा सिर्फ एक ही सवाल था, उनका कहना है कि आत्महत्या का केस है। अगर आत्महत्या है तो फिर केस तो बंद हो जाना चाहिए था बहुत पहले। तो आत्महत्या होने के बावजूद अगर आप उसको करार दे रहे हैं कि आत्महत्या, तो फिर इंटरोगेशन किस लिए हो रहा है, सवाल किससे पूछे जा रहे हैं और क्यों पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। The knowledge base itself is very poor in this country. The MPhil by itself doesn't add much to the educational value. It seems that it is aiming for too many things. So if this policy is a little bulky, it's a reflection of the complexity of the society for whom we are writing this. People can learn in their mother tongue or the regional language. Don't you see this as some kind of an imposition? There is a definitive advantage of studying and understanding principles through mother tongue or the related language than a foreign language. Why was this policy not brought in Parliament first? This is totally left to the government. We are not the people who will direct the government abroad. They are the final people. देखिए ऑन रिकॉर्ड इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। क्या खत्म हो जाएगी एमएसपी? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। दिल्ली सरकार और एलजी कार्यालय में बढ़ते तनाव के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सिसोदिया ने पत्र में हाट बाजार और होटल खोलने के लिए इजाजत देने की अपील की है। सिसोदिया ने दलील दी है कि एलजी अनिल बैजल ने हाट बाजार और होटल खोलने पर जो पाबंदी लगाई है वो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। बात करेंगे बिहार में कोरोना वायरस ने समस्तीपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा समेत 13 डॉक्टरों को मौत की नींद सुला दिया है और इन सभी डॉक्टरों की मौत जुलाई महीने में ही हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि मरने वाले सभी डॉक्टरों की उम्र 60 से लेकर 67 साल के बीच की है। वहीं बिहार आईएमए के सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि हमने राज्य सरकार से कई बार अनुरोध किया कि जिन डॉक्टर्स की उम्र 60 और 65 के बीच की है और वो कोविड-19 केस को देख रहे हैं। पटना एम्स में 13 जुलाई को गया के डॉक्टर अश्विनी कुमार की मौत हो गई। डॉक्टर अश्विनी जनरल फिजिशियन भी थे और प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते थे। अगले ही दिन 14 जुलाई को ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर एनके सिंह की भी कोरोना के चलते मौत हो गई थी। डॉक्टर कल्याण कुमार की 20 जुलाई, समस्तीपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर आर झा और अररिया के डॉक्टर जीएन शाह की 22 जुलाई को मौत हो गई थी। वहीं 24 जुलाई को 3 डॉक्टरों की, मसौढ़ी के डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह, सुपौल के डॉक्टर महेंद्र चौधरी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह की मौत कोरोना से हुई थी। वहीं मुंगेर के डॉक्टर डीएन चौधरी की 25 जुलाई को मौत कोरोना के चलते हुई थी। वहीं पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं।
डीएम कुमार रवि को गले में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कुमार रवि डीडीसी को प्रभार सौंपकर अवकाश पर चले गए हैं। डीएम कुमार रवि फिलहाल होम क्वारंटीन में रहेंगे। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। एनसीएल नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में भर्ती कोरोना मरीज ने वीडियो जारी कर सवाल खड़े किए हैं। मैनेजमेंट का रवैया जो है तानाशाही रवैया है। इस तानाशाही रवैया के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ ऐसा ही हो रहा है। जो नेगेटिव हो जा रहे हैं उनको भी इसी कोविड सेंटर में रख दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के लोगों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया करके, कल रात को मैंने एक सवाल कर दिया। कल रात में एक सवाल कर दिया कि अचानक 5 लोगों को आप लोग क्यों लेके जा रहे हैं। तो उस सवाल का जवाब में ये आता है कि एसपी और कलेक्टर से बात करो। हमने कहा कि आप यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, नोडल ऑफिसर हैं, फिर आपसे मैं बात करना चाहता हूं, मैं आपसे बात पूछूंगा, हम क्यों कलेक्टर और एसपी से बात करूंगा। तो आपने बोला मैं नहीं बताऊंगा। फिर आप हमको धमकी देते हैं कि मैं विधायक का आदमी हूं, मैं मरवा दूंगा। तो क्या मैं आम आदमी के जीने का अधिकार नहीं है? आम आदमी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? अगर मैंने पूछ ही दिया तो क्या गलत कर दिया? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर में ये दुर्व्यवहार हम लोग जैसे लोगों के साथ क्यों हो रहा है। एक तो हम कोविड पेशेंट है, पॉजिटिव आए हुए हैं, हमें अच्छे से रखना चाहिए था, मगर हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस पूरे वीडियो पर एनसीएल अस्पताल प्रशासन का जवाब भी सामने आया है। एनसीएल ने कहा है कि मरीजों को असुविधा के मुद्दे पर चर्चा चल रही है और जल्द ही इसका समाधान भी निकालेंगे। वहीं मध्य प्रदेश सरकार पर कोरोना के आंकड़ों में हेराफेरी, अस्पतालों में बेड की संख्या और मरीजों पर होने वाले खर्च में घपलेबाजी को लेकर बार बार आरोप लग रहे हैं। अब कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने भी मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट जनता के साथ साझा करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इस मद में जो है केंद्र सरकार ने उन्हें कितनी सहायता दी है, WHO ने कितना रिलीफ फंड भेजा है और जनता के माध्यम से कितना पैसा जो है कोरोना से लड़ने में इकट्ठा हुआ है और उसका किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, ये जनता जानकारी लेना चाहती है। आज बड़े बड़े अस्पतालों में बेड नहीं है, इसकी जानकारी अखबार साझा कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। गृह मंत्री स्वास्थ्य विभाग के जवाब दे रहा है रोज, तो स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है? उधर पंजाब के तरन तारण, अमृतसर और बटाला जिले में जहरीली शराब का तांडव लगातार जारी है। बुधवार से जारी कहर में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। खबरों के मुताबिक अमृतसर के मुछाल गांव में यह शराब बनाई गई थी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इन 3 जिलों में 40 जगहों पर छापेमारी की गई और शराब की तस्करी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि अमृतसर के तार सिक्का के मुछाल और तांगरा गांव में बुधवार की रात को 5 लोगों की मौत हुई। बटाला के लोगों के अनुसार हाथी गेट इलाके में ये शराब बेची जाती थी। वहीं इस मामले में आबकारी और पुलिस के कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं तरन तारण में 2, गुरदासपुर में 1 और अमृतसर में एक्साइज इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। वहीं इस मामले में 4 SHO और 2 DSP को भी सस्पेंड किया गया है। साथ ही इनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का 64 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। कुछ दिनों पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव रहे हैं, साथ ही राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के वो काफी करीब रहे। अमर सिंह एक समय समाजवादी पार्टी की नंबर 2 पोजीशन के नेता भी रहे थे। हालांकि साल 2010 में पार्टी के सभी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्हें पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं राज्यसभा सांसद अमर सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे। समय बदलता गया लेकिन वो हर बार राज्यसभा पहुंचते रहे। मौजूदा वक्त में अमर सिंह 4थी बार राज्यसभा सांसद चुने गए थे। 2016 में वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे। अमर सिंह का बॉलीवुड से भी गहरा लगाव था। देश के बड़े कारोबारी परिवारों से अमर सिंह के काफी अच्छे संबंध थे।
उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमर सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो काफी ऊर्जावान नेता थे और उन्होंने पिछले कुछ दशकों में देश की राजनीति के अहम उतार चढ़ाव काफी करीब से देखे थे। वो अपने जीवन में दोस्ती के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके निधन की खबर सुनने से दुखी हूं। उनके परिजनों और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट के जरिए अमर सिंह को श्रद्धांजलि दी है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ईश्वर श्री अमर सिंह जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में शरण दे। श्री अमर सिंह जी के परिवार के प्रति मेरी भावपूर्ण संवेदनाएं। मैं इस दुखद क्षण में उनकी शोक संतप्त पत्नी और बेटियों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। और अब खबरें छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी ने 4 दिन की जगह 10 दिन का सत्र बुलाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार सिर्फ कोरम पूर्ति के लिए सत्र बुला रही है। उन्होंने कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें विधानसभा में उठाना जरूरी है। बीजेपी के सवालों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में 4-5 दिन से ज्यादा का सत्र नहीं होता था। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में हम बैठक कर चर्चा कर रहे हैं, ये कम नहीं है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। मानसून सत्र 25 से 28 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश में ऐसे महत्वपूर्ण बहुत सारे घटनाएं हुए हैं जिन मामलों को विधानसभा में लाना आवश्यक है और उजागर करना आवश्यक है। ऐसे जब 10 दिन के सत्र हो गए तो उस सत्र में विषय आ पाएंगे। 4 दिन के 5 दिन के सत्र में 1 दिन तो आपके निकल जाएंगे आपके श्रद्धांजलि में, और उसके बाद बचे 3 दिन, तो इस 3 दिन के सत्र में ना कोई विषय आ पाएंगे। केवल कोरम पूर्ति के लिए ये सत्र बुलाए गए हैं। वो तो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में थी। 4-5 दिन से अधिक की बैठक होती नहीं थी पावर सत्र में। कोरोना काल में भी हम बैठक रख रहे हैं और 4 दिन की चर्चा करा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईद उल अजहा के मौके पर छत्तीसगढ़ हज हाउस का शिलान्यास किया। हज हाउस का निर्माण लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से 3 एकड़ भूमि में किया जाएगा। 5 मंजिला इस भवन में हज यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भवन का निर्माण मंदिर हसौद रोड एयरपोर्ट के पास नवा रायपुर के अटल नगर में किया जाएगा। सीएम बघेल ने कहा कि हाजियों की परेशानी कम करने के लिए समाज के लोगों की मेहनत रंग लाई और हज हाउस के निर्माण की लंबे अरसे से की जा रही मांग पूरी हो गई है। आज हमारे लिए दोहरे खुशी का अवसर है। पूरी दुनिया में जहां ईद उल अजहा का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज के लिए हज हाउस का शिलान्यास किया गया है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत लंबे अरसे से आप सबकी ये मांग थी कि रायपुर में हज हाउस बने ताकि यहाँ के मुस्लिम भाइयों को जो हज करना चाहते हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे नागपुर जाना पड़े या मुंबई जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े। तो ये इस दूरी को कम करने के लिए और परेशानी को कम करने के लिए यहाँ जितने भी समाज के लोगों ने जो मेहनत की है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सबकी मेहनत रंग लाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।